हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुनील शेखर एंड यू आर वाचिंग सुनील्स स्कूल ऑफ प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारी CSS और जावास्क्रिप्ट की सीरीज चल रही है और आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो एडवांस जावास्क्रिप्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग टॉपिक है, वेरिएबल होइस्टिंग। तो आप जानते हैं कि बहुत सारी कंपनीज आज जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यूज़ में ऐसे टॉपिक्स को पूछना पसंद करती हैं जो कि कंफ्यूजिंग हैं, जिससे कि क्योंकि इंटरव्यूज़ का टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता है कि कैंडिडेट की पूरी नॉलेज को चेक किया जा सके। तो जावास्क्रिप्ट के जो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो काफ़ी कंफ्यूज करते हैं कैंडिडेट्स को, जैसे कि वेरिएबल होइस्टिंग, कॉल बैक हेल्प, क्लोजर और इस तरीके के कई सारे टॉपिक्स। तो इंटरव्यूअर इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है कि ये सारे टॉपिक्स अगर किसी कैंडिडेट को क्लियर नहीं है तो उसको काफ़ी प्रॉब्लम होती है इंटरव्यूज़ को क्रैक करने में। तो ये जो जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ चल रही है, इसमें एक और भी सीरीज़ मैंने ऐड की है जो कि है इंटरव्यू सीरीज़। तो इस इंटरव्यू सीरीज़ में हम मेनली वो टॉपिक्स लेंगे जो इंटरव्यूज़ में जिस पर इंटरव्यूअर फोकस करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और समझते हैं कि वेरिएबल होइस्टिंग क्या होती है। तो देखिए, इसको समझने के लिए एक प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है वेरिएबल होइस्टिंग के लिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वेरिएबल होइस्टिंग एक्चुअल में है क्या। तो देखिए, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले वेरिएबल को आप यूज कर सकते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल होता है? ये पॉसिबल होता है होइस्टिंग की हेल्प से। तो होइस्टिंग क्या है? होइस्टिंग इज अ जावास्क्रिप्ट्स डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ मूविंग ऑल डिक्लेरेशंस टू द टॉप ऑफ द करंट स्कोप। अब इसका क्या मीनिंग है, हम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक हमारे पास में वेरिएबल है a, जिसको मैंने 10 वैल्यू दिया है, ठीक है। सो एज यू नो, वेरिएबल के केस में दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। एक होता है डिक्लेरेशन और दूसरा है इनिशियलाइजेशन। सो डिक्लेरेशन मीन्स कि व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेलिंग द कंपाइलर दैट वी आर गोइंग टू यूज दिस वेरिएबल इन फ्यूचर इन द प्रोग्राम। तो डिक्लेरेशन क्या करता है? डिक्लेरेशन कंपाइलर को बताता है कि इस वेरिएबल का यूज हम अपने प्रोग्राम में करने वाले हैं। अभी हमने किया नहीं है बट हम इसको यूज करने वाले हैं। दैट इज कॉल्ड द डिक्लेरेशन पार्ट ऑफ वेरिएबल। देन कम्स द इनिशियलाइजेशन। सो वेरिएबल को आपने डिक्लेयर तो कर दिया बट अभी आपने इसको यूज नहीं किया है, तो उसके लिए जो स्टेप है दैट इज कॉल्ड द इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मीन्स वी आर इनिशियलाइजिंग द वेरिएबल, दैट मीन्स वी आर पासिंग सम वैल्यू to the variable, we are storing some value into the variable. This is called initialization step. So अब क्या होता है कि यहां पर मैंने जो वेरिएबल लिया है इसकी वैल्यू को मैंने इनिशियलाइज कर दिया है 10 से। अब इसको मैंने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है, तो आप देख सकते हैं कि मैं इस वेरिएबल को प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा हूं document.write a से, और इसका डिक्लेरेशन जो है वो मैंने दिया है सबसे नीचे। एक बार फिर से देखिए कि सबसे पहले जो हमने यूज किया है वो है इनिशियलाइजेशन, यानी a इक्वल्स टू 10 विल बी इनिशियलाइज्ड टू द वेरिएबल a, और उसके बाद में हमने प्रिंट कराया है इस वेरिएबल को document.write a, और उसके बाद हमने दिया है इसका डिक्लेरेशन। तो अब अगर किसी दूसरी लैंग्वेज की हम बात करें तो आप देखते हैं कि एक प्रॉब्लम आती है कि किसी भी वेरिएबल को यूज करने से पहले आपको उसको डिक्लेयर करना जरूरी होता है, अदरवाइज वेरिएबल नॉट डिक्लेयर्ड का एरर आ जाता है। लेकिन अभी यहां पर आप देखेंगे जावास्क्रिप्ट में कि ये प्रोग्राम परफेक्टली वैलिड है और रन करता है और आपको आउटपुट में यहां पर 10 मिल जाता है। अब ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? ये पॉसिबल हो रहा है होइस्टिंग की हेल्प से। तो वैसा कि होइस्टिंग की आप डेफिनेशन को एक बार फिर से गौर करिए, तो होइस्टिंग में क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट में जितने भी डिक्लेरेशंस हैं वो अपने करंट स्कोप के टॉप पर पुश कर दिए जाते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास में ये वेरिएबल है a, जहां पर मैंने इसको डिक्लेयर किया है, तो जैसे ही कंपाइलर को ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट मिलेगा या किसी भी वेरिएबल के डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स मिलेंगे, तो सारे डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स को जावास्क्रिप्ट में करंट स्कोप के टॉप पर पुश कर दिया जाता है, ठीक है। तो स्कोप तो आई थिंक आप लोग जानते ही हैं कि किस तरीके से क्रिएट होता है जावास्क्रिप्ट में, ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप की फॉर्म में। तो
करंट स्कोप के टॉप पर पुश करने से क्या फायदा होता है कि अभी इस स्टेटमेंट में चूंकि हमने इस वेरिएबल को यहां पर डिक्लेयर किया है और हमने इसको यूज किया है, इसके डिक्लेयर करने से पहले डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए में इसको हमने यूज कर लिया है, तो अभी भी इस प्रोग्राम में एरर नहीं आएगा और ये परफेक्टली वैलिड होगा, क्योंकि कंपाइलर होस्टिंग का कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए इस वेरिएबल ए को स्कोप में टॉप पर पुश कर देगा। इसका मतलब है कि ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, इस इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट के ऊपर। ओके, तो ये जो होस्टिंग का कॉन्सेप्ट है, ये दूसरी लैंग्वेजेस में ये नहीं होने से वहां पर ये प्रोग्राम एरर शो करेगा, बट जावास्क्रिप्ट में ये एक वैलिड प्रोग्राम होगा। ओके, तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या है वेरिएबल होस्टिंग, बट अभी हम इसको कोडिंग की हेल्प से भी समझते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है। तो एक चीज और थोड़ा सा मैं यहीं पर आपको बता दूं कि जो इनिशियलाइजेशन पार्ट है, डिक्लेरेशन पार्ट विल बी मूव्ड टू द टॉप बट इनिशियलाइजेशन पार्ट विल स्टे हियर। तो अब इनिशियलाइजेशन जो पार्ट है वो यहीं पर रहेगा और डिक्लेरेशन पार्ट टॉप पर मूव हो जाएगा। तो इससे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और क्या बेनिफिट होता है, इसको कोडिंग से हम एनालाइज करेंगे। तो हम चलते हैं अपने VS कोड पर और तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं अपने VS कोड पर और मैं यहाँ पर एक क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना देता हूँ। वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देता हूँ। एक ए नाम से वेरिएबल मैंने ले लिया और इसको मैं 10 से इनिशियलाइज कर देता हूँ और इसके बाद में इसको प्रिंट कराने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट से प्रिंट कराता हूँ। ठीक है, इसके अंदर ए मैंने दे दिया है और इसके बाद अब इसमें हम देंगे इसका डिक्लेरेशन पार्ट जो कि है वेर ए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने इस कोड में सबसे पहले वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है 10 से, उसके बाद फिर हमने उसको यूज किया है डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए से प्रिंट कराया है और उसके बाद सबसे लास्ट में हमने इसको डिक्लेरेशन दिया है। तो अब अगर होस्टिंग का कॉन्सेप्ट सही है तो हमें इस प्रोग्राम का आउटपुट 10 मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो वेरिएबल ए जो हमने लास्ट में डिक्लेयर किया है और होस्टिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जावास्क्रिप्ट में सारे ही डिक्लेरेशंस को स्कोप के टॉप पर पुश कर दिया जाता है। इसका मतलब है ये वेरिएबल का डिक्लेरेशन ये हमें कहां पर आ जाएगा, होस्टिंग के बाद में इस जगह पर आ जाएगा। ठीक है, इस जगह पर ये आ जाएगा। तो अगर ये कॉन्सेप्ट सही है तो हमें 10 हमें आउटपुट में मिलना चाहिए। तो अब हम एक बार जरा देखते हैं कि क्या हमें आउटपुट में मिल रहा है। एक बार चेक करते हैं आउटपुट को। ये देखिए हमें 10 मिल रहा है आउटपुट में, आप देख सकते हैं इसको। तो अब सीधी सी बात ये है कि यहां पर हमारा होस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था वो हमारा यहां पर चल रहा है। तो अब हम इसको दूसरे तरीके से चेक करते हैं कि इसका क्या बेनिफिट हमने देखा इसका कि हमें बिना डिक्लेयर किए हमने वेरिएबल को यूज कर लिया, बट अब हम इसको दूसरे तरीके से हम इसको एनालाइज करते हैं। तो मैं क्या करता हूं कि एक यहां पर एक डॉक्यूमेंट राइट पहले तो मैं एक ब्रेक लगा देता हूं जिससे कि हमें नेक्स्ट लाइन में आउटपुट मिले क्लियरली। एक ब्रेक का यूज कर लेते हैं और इसके बाद में एक मैं प्रिंट कराता हूं वेरिएबल ए को, सॉरी बी को, एक वेरिएबल बी ले लेते हैं और उसको प्रिंट कराता हूं और इसके बाद मैं इसको वैल्यू को इसकी इनिशियलाइज करता हूं और डिक्लेरेशन भी इसके साथ ही कर देता हूं। तो अब यहां पर आप देख रहे हैं कि मैंने एक वेरिएबल बी को मैंने प्रिंट कराया है यानी यूज किया है, अभी मैंने उसको डिक्लेयर नहीं किया है। और उसके बाद मैंने एक इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन एक साथ मैंने किया है वेर बी इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, अगर आप एक सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कर दीजिए और उसके बाद में सोचिए कि क्या आउटपुट इस केस में हमें मिलेगा और आपको जो भी आइडिया आपको लग रहा है कि इसका क्या आउटपुट मिलेगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो इससे आपको आइडिया होगा कि इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस कोड्स का आप कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं कि कैसे क्या आउटपुट हमें मिलता है लाइव सर्वर पर। ओके, वी आर गेटिंग अनडिफाइंड। ठीक है, तो अब इस केस में हमें अनडिफाइंड मिल रहा है। इसका क्या रीजन है ये भी हमें समझना पड़ेगा।
तो अब देखिए, एक बार आपने देखा कि जब हमने डिक्लेरेशन को हमने नीचे दिया है, इसके प्रिंट कराने के बाद हमने यूज किया है, तो हमें वैल्यू मिल रही है 10। बट अगर हम नेक्स्ट टाइम में जो हमने वेरिएबल लिया है b, और इसका डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों ही हमने एक साथ में यहां पर किया है, तो हमें b की वैल्यू अनडिफाइंड मिल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है ये हम जरा समझते हैं। देखिए, अभी मैंने आपसे कहा था कि जब हम डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन को एक साथ करते हैं किसी भी जगह पर, तो वेरिएबल का जो डिक्लेरेशन है, जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल का डिक्लेरेशन है, सारे डिक्लेरेशन स्टेटमेंट को स्कोप के टॉप पर पुश कर दिया जाता है, ठीक है। बट केवल डिक्लेरेशन को पुश किया जाता है, इनिशियलाइजेशन को पुश नहीं किया जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब यह होगा कि यहां पर जो स्टेटमेंट हमें मिल रहा होगा वो होगा ये वेर बी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि वेर बी जो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के ऊपर आ जाएगा, टॉप पर पुश हो जाएगा, या स्कोप में टॉप पर पुश हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा, ठीक है। बट इस केस में भी अब इसकी देखिए, जो भी वेरिएबल यहां पर डिक्लेयर होता है, तो जावा स्क्रिप्ट में हर एक डिक्लेयर्ड वेरिएबल की जिसको इनिशियलाइज ना किया गया हो, उसको जावा स्क्रिप्ट में बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू मिल जाती है वो होती है अनडिफाइंड, ठीक है। तो अब यहां पर जो ये वैल्यू इस वेरिएबल को मिलेगी, इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो वैल्यू इस वेरिएबल को मिलेगी वो होगी अनडिफाइंड, क्योंकि अभी तक हमने इसको इनिशियलाइज नहीं किया है। अब अगर नीचे आप आएंगे तो आप देखेंगे कि इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट यहां पर है इस कोड में, और उसके बीच में है डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी। इसका मतलब है कि हम डिक्लेरेशन के बाद वैल्यू को इनिशियलाइज करने से पहले ही उसको हम प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। तो अब प्रिंट कराने पर हमें क्या मिलेगा, मैंने अभी आपको बताया कि सारे वेरिएबल जो कि डिक्लेयर किए जाते हैं बट उनको इनिशियलाइज नहीं किया जाता है, तो उन सारे वेरिएबल्स को अनडिफाइंड से इनिशियलाइज कर दिया जाता है। ये जावास्क्रिप्ट में होता है। तो अब जब सिंपली हम इसको अगर प्रिंट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, अनडिफाइंड ही मिलेगा, ठीक है। जैसा कि आप आउटपुट में देख पा रहे हैं, क्या मिल रहा है हमें अनडिफाइंड मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा इस केस में। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि इंटरव्यूज में इस तरीके के कोड्स पूछे भी जाते हैं। और अब हम एक और तरह से इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, बट उससे पहले ब्रेक यहां पर मैं लगा देता हूं ताकि नेक्स्ट लाइन में हमें आउटपुट मिले। और उसके लिए हम क्या करते हैं कि मैं यहां पर वेर ए को मैं डिक्लेयर कर देता हूं, ठीक है। ये मैं डिक्लेयर कर देता हूं और इसके बाद मैं इसको प्रिंट कराता हूं, ठीक है। प्रिंट कराता हूं, राइट। थोड़ा सा नाम बदल देते हैं वेरिएबल का, वेर ए नहीं बल्कि मैं इसको वेर सी कर देता हूं, ठीक है। और इसको प्रिंट कराते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट से, राइट। और इसके बाद हम इसको इनिशियलाइज करते हैं c इक्वल्स टू 20 से, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या आउटपुट इस केस में हमें मिल रहा है। हमने किया क्या है पहले उसको समझ लीजिए कि हमने एक वेरिएबल का डिक्लेरेशन किया है यहां पर वेर सी, उसके बाद में हमने उसको प्रिंट कराया है और उसके बाद फिर हमने उसको इनिशियलाइज किया है 20 से। तो इस केस में हमें क्या आउटपुट मिलेगा, ये देखिए, इस केस में भी हमें अनडिफाइंड ही मिल रहा है। उसका रीजन क्या है ये अनडिफाइंड मिलने का रीजन ये है कि यहां पर हमने इस वेरिएबल को डिक्लेयर तो किया है बट इनिशियलाइज नहीं किया है। अगेन विद द सेम रूल ऑफ जावास्क्रिप्ट इज अप्लाइड, सो दैट वेरिएबल व्हिच इज डिक्लेयर्ड एंड नॉट इनिशियलाइज will be assigned a value undefined, right? It will be assigned a value by the JavaScript undefined. तो इसको undefined assign कर दिया जाएगा और जब हम इसको C को प्रिंट करते हैं बिना इनिशियलाइज किए तो हमें undefined मिलता है। वो सिंपल है, ठीक है। तो सही तरीका क्या है वेरिएबल्स को यूज करने का जावास्क्रिप्ट में, वो ये है कि सबसे पहले आप वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, सारे वेरिएबल्स को टॉप पर डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद फिर उस वेरिएबल को आप इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है, और उसके बाद ही फिर उस वेरिएबल को आप यूज करेंगे, ठीक है। ये आप सिंपल एक जनरल सा रूल है, इसको आप समझ लीजिए कि वेरिएबल को पहले आप डिक्लेयर कर दीजिए, उसके बाद में उसको इनिशियलाइज कर दीजिए और उसके बाद में फिर आप उसका यूज करेंगे, ठीक है। तो ये कॉमन प्रैक्टिस अगर आप बना लेते हैं तो कोई भी एरर प्रोग्राम में नहीं होगा इस तरीके का,
तो इस तरीके से अब हम देखते हैं कि क्या आउटपुट मिल रहा है हमें। ये देखिए, अब हमें C की वैल्यू जो 20 है वो हमें मिल रही है आउटपुट में। ठीक है, तो इस तरीके से आपने समझा कि वेरिएबल में होइस्टिंग का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। एक प्रैक्टिकल की हेल्प से भी हमने समझ लिया है। और इसी के साथ हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा, ये पार्ट 1 है होइस्टिंग का, और जो पार्ट 2 होगा उसमें हम समझेंगे फंक्शंस में कैसे होइस्टिंग का कॉन्सेप्ट काम करता है। और फंक्शन में होइस्टिंग का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं कि वेरिएबल के केस से बिल्कुल अलग होता है, अलग तरीके से काम करता है। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आपके लिए, तो उसको मिस मत कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हमारी ये इंटरव्यू सीरीज चल रही है, तो जावास्क्रिप्ट के जो कैंडिडेट्स इंटरव्यूज के लिए अपीयर होने जा रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो वेब डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये सीरीज हमारी जो CSS और जावास्क्रिप्ट से शुरू हुई है, ये कंप्लीट फुल स्टैक तक जाएगी, जिसमें हम रिएक्ट को और उसके बाद में एक्सप्रेस और नोड और उस लास्ट में डॉकर के साथ में उसको कवर करेंगे। और इस पर हम गिटहब पर डिप्लॉय भी करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स को। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सुनील स्कूल ऑफ प्रोग्रामिंग। मैं सुनील शेखर, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय एंड गुड नाइट।